हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ उसको स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि पदार्थ और उसकी जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में स्टडी करेंगे, वाष्पन के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ क्या है कि प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री की बनी है उसे हम पदार्थ कह रहे हैं, और हमारे आसपास जो भी हर वस्तु में पदार्थ है। अब पदार्थ के गुण क्या क्या है वह हम देखते हैं। एक तो वह स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। तो आप अपने आसपास देख सकते हैं, आपके आसपास जो भी वस्तु है, चाहे वो आपका पेंसिल बॉक्स है, आपका बैग है, आपके घर के जो बर्तन है, सभी स्थान जो है वो सभी पदार्थ स्थान घेर रहे हैं, और इनका कुछ ना कुछ आप देखोगे उठा के तो हैवी लगता है, कुछ ना कुछ उनका द्रव्यमान भी होता है। अब इन कणों के भौतिक गुण क्या है? पहला है कि पदार्थ कणों से बना हुआ है और पदार्थ के कण जो है वो अत्यंत छोटे होते हैं। अब इन पदार्थ के जो कण हैं उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पदार्थ के जो गुण हैं उसमें अगर हम पहले देखें, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, अर्थात उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। मान लो ये छोटे छोटे जो मैंने बनाए ये पदार्थ के कण हैं, तो ये पदार्थ के कण जो है वो हर समय गति करते रहते हैं। अब गति कर रहे हैं तो इसमें क्या हो, कौन सी ऊर्जा हो गई? गतिज ऊर्जा हो गई। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, और कणों की जो गति है तेज होने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये पहला पॉइंट आ गया कि उसके कण निरंतर गति कर रहे हैं। दूसरा क्या आ गया? कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उसमें जो है अपना स्थान ले लेते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और ये जो है नींबू पानी बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि जल के अंदर जब हमने नमक घोला तो नमक कहाँ गया? नमक, अगर हम उस पानी को देखें तो ये एक्टिविटी आप वीडियो देखते देखते भी घर में कर सकते हो कि ये कांच का ग्लास लो, उसमें थोड़ा सा नमक और पानी डालो, आपने उसको मिक्स कर दिया तो वो आपको जो है पानी ही नजर आ रहा है, उसमें आपको नमक कहीं भी नजर नहीं आ रहा। जब आप उसको टेस्ट करके देखोगे तो उसमें आपको नमक जो है उसका टेस्ट आएगा। तो ये जो नमक के कण है वो कहाँ गए? इसका मतलब पानी के कणों के बीच में जो है, मान लो ये हमारे पानी के कण हैं, तो इन पानी के कणों के बीच में नमक के कण मिल जाते हैं। तो ये जो छोटा डॉट जो हमने बनाया ये हमारे नमक के कण है। तो पानी के कणों के बीच में नमक के कण मिल गए, और इसीलिए जो है हमारी ये आंखों को दिखाई नहीं देते क्योंकि ये कण बहुत ही छोटे होते हैं। और अब तीसरा पॉइंट हम देखें कि कणों, पदार्थ के जो कण हैं उनके बीच में आकर्षण होता है, वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम पानी का नल खोलते हैं तो पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या वह धार टूट जाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। अब पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, द्रव में मध्यम होती है, और गैसीय अवस्था में सबसे अधिक होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जैसे अभी हम देखें, ठोस के कण क्या है? बिल्कुल पास पास होते हैं। अगर आप देखो तो उनके बीच में, जैसे अभी मैंने चित्र बनाया, तो इनके बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता, तो इसीलिए उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। अब अगर हम जो तरल पदार्थ है उसको देखें तो उसमें जो है कण थोड़े दूर होते हैं, जिसके कारण उनमें जो है थोड़ा सा गतिज ऊर्जा उसमें ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। अब गैस को अगर देखें हम तो गैस हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देती, इसका मतलब उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अब गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान के साथ साथ आकर्षण बल भी अगर हम देखें तो जो ठोस है उसमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, और द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम आकर्षण होता है, क्योंकि गैस के, जैसे अभी मैंने बताया कि बहुत दूर दूर कण होते हैं। तो गैसीय अवस्था में कणों की गति जो है वह अधिकतम होती है, द्रव के अंदर मध्यम होती है, और ठोस में सबसे कम गति होती है, क्योंकि उसमें उसके पास जगह ही नहीं होती। तो यहाँ पर हम उदाहरण देख रहे हैं, ए जो है वो हमारा ठोस है, बी जो है वो द्रव है, और सी हमारा जो है वो गैस है। तो तीनों अवस्थाएं आपको दिख रही हैं। तो जो ए अवस्था है, ए में हम देख रहे हैं कि कण जो है वो बहुत पास पास है, उनको हिलने की जगह नहीं मिल रही, तो इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा कम है, उनमें रिक्त स्थान कम है। उसी तरह से हम तरल में देखें, यानी कि बी में देखें अगर हम, तो उनमें कुछ रिक्त स्थान है और वह गतिज ऊर्जा उनकी
जो है ए की अपेक्षा थोड़ी अधिक है। अब तीसरा सी में अगर हम देखें, गैस में कण आप देखिए कि कितने दूर दूर हैं, तो ये आसानी से जो है एक दूसरे की तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं और ये जो है इनको जगह मिल रही है, तो इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा अधिक है, क्योंकि ये ज्यादा जो है अपनी जगह पर ये गति करते हैं, तो जिसके कारण इनमें गतिज ऊर्जा अधिक है, इनमें रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। तो ये अंतर एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये एक और ठोस, द्रव और गैस को चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। तो भौतिक पदार्थ जो है उसके जो है पदार्थ कितनी अवस्थाओं में, अभी हमें देखा कि कितनी अवस्थाओं में हमें मिलता है, तो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये 3 अवस्थाओं में हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं। अब देखो, ये तो हमने पदार्थ की बात करी। अगर हम मानव शरीर की भी बात करें तो मानव शरीर को भी हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें पहला हो गया ठोस अवस्था। ठोस हो गई हमारी हड्डियां और दांत। उसके बाद द्रव अवस्था हमारी हो गई, रक्त हो गया, जल हमारे शरीर में है। और उसके साथ साथ जो हमारी गैसीय अवस्था है वो है हमारे जो फेफड़ों में हवा है। और 70% पानी जो है वो हमारे शरीर में मौजूद रहता है। तो यानी कि अगर हम अपना शरीर ही देखें तो हमारे शरीर में पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब जो ठोस अवस्था है उसका एक निश्चित आकार है। आप अपने आसपास देखो, अभी जो फोन आपके हाथ में है तो उस फोन का भी एक निश्चित आकार है, तो वो ठोस ही है। और ठोस की सीमाएं स्पष्ट है, यानी कि उसकी एक पर्टिकुलर शेप आप देख पा रहे हो। उसने एक निश्चित आयतन घेर रखा है और उसकी संपीड़ता नगण्य है। यह दृढ़ होते हैं। संपीड़ता माने अगर आप इसको दबाने की कोशिश करो तो यह और ज्यादा दबता नहीं है। इसकी जो है शेप, इसका आकार बदलता नहीं है। तो इसमें कुछ अपवाद उदाहरण है कि बल लगाने पर रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। तो अत्यधिक बल लगाने पर रबर बैंड टूट जाता है। रबर बैंड क्योंकि सॉलिड है, ठोस है, लेकिन अगर हम उसको खींचे, उस पर बल लगाएं तो वह उसका अपने आकार को बदलता है, लेकिन वापस जब बल उस पे से हटाया जाए तो वो वापस अपने आकार में आ जाता है। तो ठोस पदार्थों में जो कण की गति है वह न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थ की एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है। तो अब जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आपके ध्यान में, आपको माइंड में क्या आ रहा है? नमक आ रहा है, चीनी आ रही है, अगर और भी पदार्थ हम देखें, है ना, आटा है, तो ये सारे क्या है? ठोस पदार्थ हैं और जिस बर्तन में हम रख रहे हैं ये उसी बर्तन का आकार ले रहे हैं। तो हाथ से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण है कि स्पंज के अंदर जो छिद्र होते हैं उसमें हवा भरी रहती है और दबाने पर वह हवा बाहर निकल जाती है। तो ये एक अपवाद है कि स्पंज जो है वो दबता है, लेकिन ज्यादातर ठोस अगर हम देखें तो उनमें दबाव नहीं होता, उनकी शेप नहीं बदलती। अब इसके बाद हम देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, द्रव का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? पानी सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं? ये तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। पानी जो है कहीं गिर जाता है तो देखो बहने लगता है ना, और इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसको हम जिस भी बर्तन में रखते हैं, आप घर में पानी को अगर आपने बॉटल में भरा हुआ है तो बॉटल का आकार ले रहा है, अगर आपने किसी जो है कटोरी में रखा है या गिलास में रखा है या किसी पतीले में रखा तो वह द्रव जो है उसी का आकार लेता है। और द्रव का आयतन जो है वह भी निश्चित होता है। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है, तो अगर हम इसको दबाएं तो यह संपीड़ित नहीं होता। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसके आयतन, उसके कारण उसका आयतन क्या है? एक निश्चित रहता है। अब द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसका आकार ले लेता है। अब गैसों की अगर हम बात करें, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरित करती है, यानी कि ये पानी में मिक्स हो जाती है और यह जलीय जीव और पौधों जो है वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस लेते हैं। तो द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है, ठोस में कम होता है, क्योंकि जो कण है उनकी गति द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। तो जैसे इस पॉइंट में हमने देखा कि ऑक्सीजन गैस पानी में घुली हुई रहती है, तो यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि द्रवों में विसरण की प्रक्रिया अधिक होती है, जिससे कि जलीय जीव आसानी से उस गैस में सांस ले सकते हैं। अब तीसरा हमारा है गैसीय अवस्था। अब गैस, अभी आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में अगर आप अपने सिर से ऊपर देखो, आपको लग रहा है खाली स्थान है, लेकिन वहां पर क्या उपस्थित होती है? वहां पर गैसें होती हैं। तो और ये गैसों में बहाव होता है। तो सबसे आसान है कि जब आप देखते हैं हवा चल रही है ना, तो हवा बहती है और गैसों में संपीड़न सबसे अधिक होता है। इसकी कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। आप जिस कमरे में बैठे उस कमरे में हर जगह गैस ही गैस है, तो उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगर हम घर से भी बाहर निकले और जो भी हम ऊपर देखें, जहां हमें लग रहा है कुछ नहीं है, वहां पर गैस ही गैस है और इनका कोई निश्चित आकार भी नहीं होता, ना ही कोई निश्चित आयतन
होता है। अभी जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ कि हमारे सिर के ऊपर या घर से बाहर हर जगह गैस है, तो गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और इनमें जो है आकर्षण बल सबसे कम होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए गैसों में एक बहाव होता है। अब गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसको भी हम जिस बर्तन में रखते हैं या उसी बर्तन का स्थान या उसका आयतन घेर लेती है। तो गैसीय अवस्था में कण जो है वो अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, जिसके कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। तो बर्तन की दीवार पर गैस के कण द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल लग रहा है उसको हम गैस का दबाव कहते हैं या गैस का दबाव बनता है। अभी आप अपने सामने एक खाली गिलास रखो तो देखने में वो गिलास खाली है, लेकिन वास्तव में उस गैस के उस गिलास में क्या है, उसमें हवा भरी हुई है और इस हवा के कण जो है वो गिलास की दीवारों के ऊपर जो है दबाव डालते हैं या बल लगाते हैं। अब जो पदार्थ हमने देखे, 3 तरह के पदार्थ, ठोस, द्रव और गैस। तो इन पदार्थों में अवस्था में परिवर्तन होता है। तो अवस्था तीनों एक दूसरे की अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हम, ठोस हो गया बर्फ। बर्फ को अगर हम, ये फ्रिज में है तो बर्फ है, और जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो ये पानी में बदल जाती है, और पानी को जब हम गर्म करते हैं तो ये वाष्प बन जाती है। तो गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित होता है और जो पानी है वह वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। अब तापमान के परिवर्तन से, अर्थात जब तापमान बदल रहा है तो तापमान के बदलते ही अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो ये एक हम चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में पानी को जब हम गर्म कर रहे हैं और पानी गर्म होने पर किस अवस्था में बदल रहा है, यह गैसीय अवस्था के अंदर बदलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। तो जिस तापमान पर, तापमान के साथ साथ वायुमंडलीय दाब पर जब कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो यह इसका गलनांक कहलाता है, यानी कि वो पॉइंट जिस पर की जो ठोस है वह द्रव में बदल जाता है। तो बर्फ का गलनांक जो है वो 273.16 K है, और सुविधा के लिए हम इसको कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 273 केल्विन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि वो पॉइंट जहां पर की जो बर्फ है वह पिघलकर द्रव में बदलती है, वो कौन सा तापमान है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो जब बर्फ पिघलने लगती है तो उसका तापमान नहीं बढ़ता, ये हमें ध्यान रखना है। और लगातार जब हम ऊष्मा देने के बावजूद भी क्या हो गया कि जो उसका तापमान नहीं बढ़ रहा, तो इसका क्या कारण है कि इसमें जो सनगलन की गुप्त ऊष्मा है वह ताप को बढ़ने नहीं देती। अब ये सनगलन की गुप्त ऊष्मा क्या है, अब अगर इसको हम कहें तो मान लो ये हमारे पास बर्फ है, जब हम इसको बर्फ को गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर क्या हो रहा है कि ये बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। तो जब तक पूरी बर्फ पानी में नहीं बदल जाती तब तक इसका तापमान जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जब सारी बर्फ जो है वो पानी में बदल जाती है उसके बाद तापमान बढ़ने लगता है। तो ये जो ऊष्मा हमने दी बर्फ को पानी में बदलने में, तो इस ऊष्मा को हम क्या कह रहे हैं, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो अब इस संगलन की गुप्त ऊष्मा को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर 1 ग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया गलनांक। अब नेक्स्ट हो गया हमारा क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर की द्रव जो है वह उबलने लगता है उसको हम क्वथनांक कहते हैं, और क्वथनांक कितना है, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट हम देखते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर जब द्रव को हम उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ पर इसको हम एक बार फिर से समझाते हैं कि जब पानी जब उबलने लगा है, जब तक कि सारा का सारा पानी वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक उसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और जो है इसको हम क्या कह रहे हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो जब पानी को उबाला जाता है तो उसका तापमान में वृद्धि नहीं होती, जैसा कि अभी मैंने बताया। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। तो यहाँ पर वो ऊष्मा का क्या काम है, वो जो आकर्षण बल है उसको तोड़ रही है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पर और पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो ये भी एक पॉइंट इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तापमान में परिवर्तन
से पदार्थ की अवस्था को एक दूसरे में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया। और अभी ये भी आपको मैंने बताया था कि जैसे अगर फ्रिज में अगर हमने बर्फ रखी है, जैसे अभी हम देख रहे हैं, तो ठोस को अगर हमने गर्म किया तो ये द्रव में बदला, द्रव को जब हमने गर्म किया तो ये गैस में बदला। अब गैस को जब हम ठंडा कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि गैस के ऊपर जब आप पानी गर्म कर रहे हो तो उसके ऊपर अगर प्लेट पड़ी है, उसके ऊपर छोटी छोटी फिर से हमें पानी की बूंदें नजर आती हैं, तो वो क्या हो गया, वो जो वाष्प ठंडी हुई वो फिर से द्रव अवस्था में आ गई, और द्रव को जब हम और ठंडा करेंगे, उसका तापमान और कम करेंगे, तो वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब नेक्स्ट ऊर्ध्वपातन क्या है। तो कोई पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अर्थात जो ठोस है, ठोस को जब हमने गर्म किया तो ये ठोस सीधा किस में बदल गया, ये सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है गर्म करने पर। यहाँ पर जो है द्रव अवस्था नहीं आ रही, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं ऊर्ध्वपातन। तो उदाहरण है, थोड़ा सा हम कपूर या अमोनियम क्लोराइड को लेकर इसके चूर्ण को इसको पाउडर करके अगर हम इसको एक अपनी किसी प्याली में लें और उसको उसके ऊपर एक कीप उल्टा करके रख दें। सपोज इसके अंदर हमने क्या ले लिया, यहाँ पर हमने नमक ले लिया और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर ले लिया। तो नमक है हमारा NaCl प्लस अगर हम इसमें अमोनियम क्लोराइड ले लें NH4Cl, दोनों का मिक्सचर जब हमने लिया, इसके ऊपर हमने एक कीप रख दी उल्टी और इसको भी यहाँ से हमने बंद कर दिया। तो जब हमने इसको गर्म किया, हीट किया, तो धीरे धीरे क्या हो गया कि इस अमोनियम क्लोराइड के वाष्प बनेंगे और ये वाष्प यहाँ पर इस कीप के ऊपर जमने लग जाते हैं। तो ये द्रव अवस्था में नहीं आ रही, ये सीधा वाष्प बन के इसके जो है जब ये ठंडा हुआ तो ये ठोस में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं ऊर्ध्वपातन। अब यहाँ पर ये आप चित्र देख रहे हैं, यही चित्र अभी मैंने आपको बना के दिखाया। तो इस चित्र में भी देखिए अब जो वाष्प बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हमने ठोस अमोनियम क्लोराइड लिया है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि दाब में अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर अगर उसको हम संपीड़ित करते हैं तो उसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और जो गैस है वह द्रव में बदलती है। तो यानी कि जब हम दाब को बढ़ाते हैं और ताप को कम करते हैं तो गैसें जो है वह द्रव में बदलती है। ज्यादा दाब बढ़ाने पर गैस के कण जो है द्रव में कैसे बदले कि गैस के कण नजदीक आ जाते हैं। अब एक उदाहरण यहाँ पर है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम क्या कह रहे हैं, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। तो ये शुष्क बर्फ को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। तो इसके लिए हमें दाब को कम करना पड़ता है। तो दाब को कम करने पर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वह वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। अब दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं और हम इन तीनों अवस्थाओं में बदल सकते हैं। जैसे ठोस है, ठोस को जब हमने द्रव में बदला तो इसको हम क्या कह रहे हैं, संगलन। और जब द्रव को हमने गैस में बदला इसको हम क्या कह रहे हैं, वाष्पीकरण। गैस जब ठोस में बदल रही है तो ये कहला रहा है ऊर्ध्वपातन। अब द्रव जो है वो जब ठोस के अंदर बदलता है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, जमना। जब बर्फ जम जाती है ना तो ये हो गया जमना। और जब गैस जो है वह द्रव में बदल रही है यानी कि पिघल रही है या गैस ठंडी हो रही है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, संघनन। और थर्ड है जब ठोस गैस में बदल रहा है तो यह भी ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों का परिवर्तन दिखाया गया है। नेक्स्ट है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह पर जो कण है वह क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण अगर आसान भाषा में हम बोले तो जो पानी है वो वाष्प में बदल रहा है। सतह पर उपस्थित जो कण है वह उचित गतिज ऊर्जा के कारण अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वह वाष्प में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लो आपके पास एक कटोरी है और एक प्लेट है, ठीक है। अब आप ये देखिए कटोरी और प्लेट। अब इसके अंदर ये कटोरी जो है इसकी सतह कम है और ये जो प्लेट है इसकी सतह आप देखिए ज्यादा है। तो यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है तो उसको समय लग रहा है, और उसी तरह से अगर प्लेट की सतह से वाष्पीकरण हो रहा है तो वो जो है कम समय ले रही है क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल ज्यादा है। तो ये टॉपिक आ जाता है हमारा वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला हो गया सतही क्षेत्रफल। जैसे अभी हमने देखा कि क्षेत्रफल बढ़ने से जो वाष्पीकरण है उसकी दर बढ़ जाती है। तो ये वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले ये 3 पॉइंट्स जो है इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो अगर हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो वाष्पीकरण की दर बढ़ गई। अब तापमान में वृद्धि, तापमान अगर बढ़ गया तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाना तो इसका जो है कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हो कि गैस के ऊपर आपने एक बर्तन रखा, एक आपने सिम गैस के ऊपर रखा और एक आपने गैस को तेज कर दिया। तो जब वो गैस तेज हो गई या तापमान उसका जल्दी बढ़ रहा है तो वहां पर उसका वाष्पीकरण जल्दी
होगा। और यहाँ पर हम एक उदाहरण और ले सकते हैं कि अगर मान लो जो है दोपहर का 12 बजे का समय है, उस समय आपने बर्तन में पानी डालकर बाहर रखा धूप में, तो उसमें वाष्पीकरण जल्दी होगा बनस्पत किसके, कि अगर हम उस पानी को सुबह के समय रखें या शाम को सूर्यास्त के समय। तो दिन में सूर्य के समय क्या है, तापमान अधिक है, तो वाष्पीकरण अधिक होता है। तीसरा है आर्द्रता। अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। आर्द्रता माने नमी। बारिश के दिनों में अक्सर आपने देखा होगा कि वातावरण में नमी होती है और बारिशों में हमारे कपड़े जो है वह देर से सूखते हैं, जल्दी नहीं सूखते। तो इसलिए अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स में से जो पहले 2 पॉइंट हैं, इनकी वृद्धि से जो है क्षेत्रफल अगर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण बढ़ रहा है, आर्द्रता अगर बढ़ रहा है तो वाष्पीकरण की दर कम होती है। और फोर्थ है वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आपने बाहर कपड़े सुखाए हैं तो अगर हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर वायु की गति है, उसकी गति बढ़ रही है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब वाष्पीकरण से शीतलता भी होती है। तो जैसा कि अगर हम आपने कभी देखा हो कि अगर खूब घना अगर वृक्ष है उसके नीचे आप बैठे हैं तो वह पेड़ भी क्या कर रहा है, उसमें भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है और वह आपको शीतलता प्रदान कर रही है। तो वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा का पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं और इस अवशोषण के कारण वातावरण जो है वह शीतल हो जाता है। तो यहाँ पर अभी जैसे उदाहरण मैंने लिया था पेड़ का, अगर आप घने पेड़ के नीचे बैठे हैं तो ये पेड़ के अंदर भी क्या हो रहा है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। अब यहाँ पर जो है इसमें पेड़ में एक और प्रक्रिया होती है वाष्पीकरण के साथ साथ, उसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन की प्रक्रिया, जिसमें वो जो है नमी छोड़ रहा है वातावरण में, जिसके कारण कि अगर हम पेड़ के नीचे बैठे हैं तो हमें जो है ठंडक का एहसास होता है। तो यहाँ पर भी हमें शीतलता मिल रही है। लेकिन ये उदाहरण हमारा जो है दूसरा हो जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि हमें जो है वाष्पीकरण से शीतलता कैसे मिल रही है, तो इसमें एक उदाहरण हमारा है कि अगर हमारे हाथ पर एसीटोन है। एसीटोन क्या है, जब आप नेल पॉलिश लगाते हो तो उसको जो हम जिस पदार्थ से साफ करते हैं उसको हम एसीटोन कहते हैं, और जब वो आपके स्किन पर लगता होगा तो आपने देखा होगा कि वो आपको ठंडा लगता है। तो वो ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वह हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी कारण से हमारे हाथ पर शीतलता हमें महसूस होती है। तो क्योंकि जहां पर भी हमारी हथेली पर वह गिरा, इसको आप करके भी देख सकते हो, अपनी हथेली पे 2-4 बूंदे एसीटोन की आप रखें, तो जैसे ही वो एसीटोन क्या हुआ, वो आपके हाथ से गर्मी लेकर और वो वाष्पीकृत हो गई। तो उसने गर्मी कहाँ से लिया, आपके हाथ से। तो उसी जगह से क्योंकि तापमान कम हो गया तो आपको ठंडा महसूस होता है। अब सेकंड पॉइंट है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। जो है ये भी तीनों पॉइंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो गर्मी में सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्यों, क्योंकि एक तो पसीना अधिक आता है और सूती कपड़े क्या है, पानी के अच्छे अवशोषक होते हैं। तो यह पसीने को अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं। अब चूंकि वाष्पीकरण से शीतलता आती है तो अतः गर्मी में भी सूती कपड़ों से हमें आराम मिलता है। ठीक है ना। तो जब आप गर्मी में सूती कपड़े पहन रहे हो, आपको पसीना आया, तो ये जो कपड़े हैं, ये सूती कपड़ा क्या कर रहा है, ये इस पसीने को अवशोषित करता है। तो पसीने को जब इसने अवशोषित किया, पसीना जो है वो वाष्प बन गया। अब पसीना क्या है, पानी की बूंदें ही तो है, वो वाष्प कैसे बन रहा है, उसने शरीर से गर्मी ली। तो शरीर से जब उसने गर्मी ली तो शरीर का तापमान तो कम हो गया। तो शरीर का तापमान जब कम हो गया तो हमें ठंडक महसूस होती है। और क्योंकि सूती कपड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे कि ये जो वाष्प है वो शरीर से बाहर निकल जाती है। और तीसरा, जैसे कि हम पॉइंट देख रहे हैं कि गर्मी में अक्सर लोग जो है मैदान में पानी का छिड़काव करते हैं। अब पानी का छिड़काव क्यों करते हैं, क्योंकि पानी जो है वो मैदानों से ऊर्जा या गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल देता है और उसकी जगह को ठंडा कर देता है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि जमीन पे पानी हम डालते हैं तो सौंधी सौंधी महक आती है और एक ऐसा लगता है जैसे वाष्प बन के जो वो गर्मी है वो ऊपर उठ रही है। तो जो वो गर्मी कहाँ से आई, वो जमीन से ही उस पानी ने उस गर्मी को अवशोषित किया और वो भाप बनकर उड़ गई और जो जमीन है उसका तापमान कम हुआ, जिसके कारण वह जो है हमें ठंडक का एहसास होता है, हमें जो है वह जगह ठंडी हो जाती है। तो होप स्टूडेंट्स ये वीडियो, ये चैप्टर 1 आपको पूरा क्लियर होगा। ठीक है। तो जैसे ही होगा इसका क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। उसका नीचे लिंक, जब वीडियो वह क्वेश्चन आंसर्स पे बन जाएगी तो उसका लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखें। प्रश्न उत्तर भी आप जो है इसको जब आप अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा तो प्रश्न उत्तर आप अपने आप भी हल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को जरूर हेल्प करें और सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।